जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए पेपर करेंगे सोल्जर ट्रेसमेंट 10th का, जो कि आपका मुजफ्फरपुर दानापुर आर का। तो पेपर सबको एंड तक करेंगे। पेपर आपका ओरिजिनल है, जो कि आपका है देखो 1 नवंबर 2020 का पेपर है। तो सभी एंड तक बने रहेंगे। जल्दी से पेपर को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी एग्जाम्स होने वाली है, उन तक ये पेपर पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो पाए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेज की रूटीन जरूर याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज़ शाम 7 बजे आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सेक्शन ए है आपका। देखो सेक्शन ए में जो है आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ईमू, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर अल्बर्ट्रोस। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है, यह जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिएगा सब कोई। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है लगभग सब कोई जान रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट मेड ऑफ। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट का बना होता है, शीशा का, टंगस्टन का, तांबा का या फिर लोहा का। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला जो फिलामेंट है वो निम्न में से किसका बना होता है। तो देखिए बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला जो फिलामेंट है वो बना होता है आपका टंगस्टन धातु का। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी टंगस्टन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया हुआ है, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। मिल्टन ओबटे, देशमंड टुटू, रॉबर्ट मुगाबे या फिर नेल्सन मंडेला। निम्न में से कौन जो है 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। तो देखिए वह थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, व्हेन डिड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की। 22 अक्टूबर 1975, 20 अक्टूबर 1975, 25 जून 1975, 22 दिसंबर 1976। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर जो है राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की थी, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर जब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी, वह जो समय था वो था आपका कब, तो वह हुआ था देखो आपका यहाँ पे 25 जून 1975 को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 25 जून 1975। आज के जो आपके जीके जीएस के मिलाकर 30 क्वेश्चन हैं, उसमें से आप सबका टारगेट है 27। सभी को 27 का टारगेट अचीव करना है, इससे कम कोई नहीं रहेंगे। जो पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अभी एग्जाम होने वाला है, उनका टारगेट है 27 जीके में। बाकी जो नए हैं उनके लिए टारगेट नहीं है, क्योंकि आप सबने यदि नए हो और आप पढ़ाई स्टार्ट की हो तो आपके लिए टारगेट नहीं रहेगा। आगे दिया हुआ देखो, वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ, यह जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि 1857 का जो आंदोलन है वो किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था। झांसी में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर मेरठ में। कहाँ पर जो है 1857 का आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1857 का जो आंदोलन है वह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो वह हुआ था आपका मेरठ से। लगभग सबको इसका आंसर जान रहे हैं। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड ऑफ टाइगर रिजर्व। निम्न में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है। वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, सरिस्का अलवर या फिर नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका विकल्प जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र से सही रूप से सुमेलित नहीं है, यह जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र से सही रूप से सुमेलित नहीं है, वह है देखो आपका पेंच गढ़वाल। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी, जो पेंच गढ़वाल है ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। चलिए तो हो गया, पेंच गढ़वाल जो है सही रूप से सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यह आपका हु वेयर कॉल्ड द्विज। द्विज किन्हें कहा जाता था। शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण,
ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, या फिर ब्राह्मण वैश्य या शूद्र, किसे जो है आपका देखो यहाँ पे द्विज कहा जाता था, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो निम्न में से जिसे द्विज कहा जाता था वह है देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। द्विज किन्हें कहते हैं, तो द्विज कहा जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8। सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी ईयर। भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? 12 साल, 6 साल, 10 साल या 8 साल। भारत में जो है कुल कितने सालों के अंतराल पर जो है जनगणना का आयोजन किया जाता है, यह जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आंसर कीजिए और सबको बताइए आपका आंसर क्या होगा। भारत में कितने सालों के अंतराल पर जो है जनगणना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा, तो यह है देखो आपका ऑप्शन सी 10 साल। 10 सालों के अंतराल पर जो है भारत में जनगणना का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9। हु इज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला या प्रभा दत्त। निम्न में से कौन जो है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वह कौन थी, तो वह थी कल्पना चावला। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी कल्पना चावला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यह है देखो फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन द। अफगान की पहली लड़ाई में हुई थी, जो अफगान की पहली लड़ाई है वो कब हुई थी, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। सन 1833 में, सन 1848 में, सन 1843 में या फिर सन 1839 में। अफगान की जो पहली लड़ाई है उसका आयोजन कब हुआ था, यह जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। अफगान की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी, तो देखिए जो अफगान की पहली लड़ाई है वह हुई थी सन 1839 में। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी सन 1839 में जो है देखो आपका अफगान की पहली लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S.D. शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वह कौन थे, तो वह है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। यही से एक और क्वेश्चन इनसे बन जाएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति हो गए, और याद रखिएगा यह जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट मतलब कि दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह देखिए जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यह जो है आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। यह जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। हो गया क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस राज्य में, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको जल्दी से बताइए। तो देखिए सबसे अधिक संख्या में जो टाइगर रिजर्व है वह है आपका मध्य प्रदेश में। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर देखिए सबसे अधिक संख्या में जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यह दिया हुआ है दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। यमुना, सरयू, गंडक या फिर गोमती। जो दिल्ली है वह किस नदी के तट पर स्थित है, यह जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए जो दिल्ली है वह आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए यमुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल। यह दिया हुआ है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज। भारत का मसालों का बगीचा के नाम से को जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को, पंजाब को, केरल को या कश्मीर को। किसे जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, यह जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा आप सब कि आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो भारत का मसालों का बगीचा जो है देखिए बताया था केरल को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी केरला। जो केरला है इसे भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यह है आपका विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गीता फोगाट इज रिलेटेड। निम्न में से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से, हॉकी से, कुश्ती से या फिर टेनिस से। जो गीता फोगाट हैं इनका संबंध निम्न में से किस खेल से है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा।
तो देखिए जो गीता फोगाट है उनका जो संबंध है वह है कुश्ती से, ठीक है। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी कुश्ती। तो आपकी देखो जीके के यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो है आपके जीएस के 15 क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के, ठीक है। तो अभी तो आपका सेक्शन बी है जिसमें कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो देख लो रीजनिंग के क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए सोल्व करने के लिए उतना यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है कि आपको समझ में आएगा, समझा पाएंगे। तो आप सब क्वेश्चंस देख लो, मैं इजीली आगे बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप देख सकते हो, और क्लास एंड होने के बाद आप सब उसे पॉज करके उसे बना भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब जो है मैं आपको यहाँ सेक्शन सी में लेकर आ गया हूँ। सेक्शन सी में जो है देखो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 35 सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक। क्या लिखा हुआ है देखो, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है, यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम 5 ओम और 20 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समांतर क्रम में बोल रहा है, हमेशा याद रखिएगा। अगर श्रेणी क्रम बोलता तो श्रेणी क्रम निकालने का फॉर्मूला होता है सीरीज वाइज, यदि बोलता श्रेणी क्रम में बोलता तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है देखो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यह श्रेणी क्रम सीरीज वाइज का है, लेकिन आपको बोला क्या है देखो यहाँ पे, तो आपको बोला है पैरेलल तरीके से, समांतर क्रम में। यदि पैरेलल तरीके से बोल दे तो इसको निकालने का तरीका है देखो आपका 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3, इस तरीके से जो है इसको निकालते हैं, ठीक है। तो 1/RP हो गया हमारा, और 1 क्या था R1 कितना है, तो ये देखो आपका 4 ओम हो गया, तो 1/4। R2 तो R2 हो गया 1/5, और आपका R3 तो वो हो गया 20 ओम, मतलब कि 1/20। अब कुछ नहीं, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिए आएगा 20। 4 से जो 20 है ये कट होगा 5 बार में, 5 से जो 20 है ये कट होगा देखो 4 बार में, और 20 से जो 20 ये कट होगा 1 बार में। कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ किया है, और ये देखो अभी भी आपका 1/RP ही है। अब 1/RP इक्वल टू निकालिएगा तो आपका आ जाएगा देखो यहाँ पे 5 4 9 और 1 10, मतलब कि 10/20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, तो 1/RP इक्वल टू आपका आ रहा है देखो अब 1/2। 1/RP इक्वल टू आपका कितना आया, तो 1/2 आया। कुछ नहीं, अब इनको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए आपका RP इक्वल टू 2 आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा देखो आपका 2 ओम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत इजी था, कोई वैसा क्वेश्चन था नहीं, डीपली आपको मैंने समझा भी दिया है। अगला क्वेश्चन है देखो, इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी, शरीर में लोहे की कमी से होता है एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या फिर रतौंधी। शरीर में विटामिन की, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो लगभग सब कोई जान रहे हैं, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए एनीमिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि ये देखो यहाँ पे आपका, द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं अरक्तता, अतिशय रक्तता, या फिर देखो बहुलीन रक्तता, या फिर आपका प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। कि हम किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहा जाता है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को जो है प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24, द ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स, एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 44, 48, 26 या 46। एक मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए एक मानव कोशिका में जो है कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 के जोड़ी में होते हैं, याद रखिएगा, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25, अर्थेटिस इज डिजीज ऑफ, गठिया की बीमारी है, गुर्दे की, यकृत की, त्वचा की या जोड़ों की। जो गठिया है वह किसकी बीमारी है, यह जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए जो गठिया है यह बीमारी है आपका जोड़ों का। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी जोड़ों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 ये है देखो आपका, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल की मदद से, सोलर भट्टी की मदद से, सोलर हीटर की मदद से, या फिर सोलर कुकर की मदद से, निम्न में से किसकी मदद से जो है आप देखो आप जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, तो सौर सेल, ठीक है। जो सौर सेल लगे होते हैं यह सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 ये है, देखो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती हैं इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणें। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो किसके रूप में निकलती हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वह निकलती हैं किस रूप में, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वह निकलती हैं देखो आपकी एक्स किरणों के रूप में। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, एक्स रेज के रूप में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह है, देखो यहाँ पे आपका कि जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः के प्रयोग में लाया जाता है। किसके प्रयोग में लाते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। शाकनाशी के प्रयोग में, या फिर आपका रेसिनसाइज के प्रयोग में, गंधनाशक के प्रयोग में, या फिर देखो कवकनाशी के रूप में। जस्ता और गंधक का प्रयोग जो है किसके प्रयोग में लाते हैं, यह जो है यहाँ पे आपको बतानी है। तो देखिए जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगी, जो जस्ता और गंधक हैं, जो जस्ता और गंधक का यौगिक का मुख्यतः प्रयोग जो है वह होता है गंधक नाशक, डिओड्रेंट के रूप में। राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी, डिओड्रेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 यह दिया हुआ है, देखो यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होता है। 3 डिग्री सेल्सियस, जी यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 100 डिग्री सेल्सियस और डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सबको कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कितना होगा। किसी भी सतह का पानी यदि जमने वाला हो तो उसका कितना होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी भी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आपका किसी भी सतह, किसी भी जो है देखो तल का तापमान यदि जमने वाला हो तो उसका जो तापमान है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। कुछ लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं पर ये सही नहीं है, अभी जमा नहीं है, याद रखें। 0 डिग्री सेल्सियस तब होता है जब वो पूर्ण रूप से जम जाएगा, अभी वो जमा नहीं है, वो जमने वाला है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है किसमें होता है, द्रव में, ठोस में, गैस में या फिर भाप में। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ध्वनि का जो अधिकतम वेग है वह होता है आपका ठोस में। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी, ठोस। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को, सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 यह है, देखो यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस, विच निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण फैलती है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हिंदी में लिख रहा है जीवाणु और इंग्लिश में लिख रहा है वायरस। वायरस का मतलब होता है देखो विषाणु। अब यदि इंग्लिश का मतलब कुछ और बने और हिंदी का मतलब कुछ और बने तो मैंने आप सबको बताया कि आपका कंसिडरेशन किस ओर होगा। और ये इंडियन आर्मी के द्वारा लिखा गया है कि यदि आपका हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है और यदि वो अलग अलग हो जाता है तो आपको इंग्लिश की ओर अपना कंसिडरेशन रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ऑल ओवर इंडिया में सभी को जो है इंग्लिश लगभग समझ में आती है, हर एक स्टेट में। तो इस प्रकार आपको जो है विषाणु बताना है कि किस कौन जो है विषाणु की वजह से होता है। तो ये देखो आपका राइट आंसर एड्स होगा, ठीक है। एड्स जो है विषाणु की वजह से होता है, बाकी जो ये तीनों है यह तीनों के तीनों देखो आपके बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, तो डी ही होगा, क्योंकि वही अलग और वो विषाणु की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखो आपका कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में विघटित होने से क्या बनता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में विघटित होने पर क्या बनेगा, यह जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो यह जो क्वेश्चन है यह आपके लिए होमवर्क रहेगी, सबको इसका आंसर होमवर्क में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सबके लिए होमवर्क है, याद रखें सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, उसको आपको क्या करना है, तो पानी में विघटित करना है H2O के साथ, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में विघटित करोगे H2O के साथ तो क्या बनेगा, यह जो है आपको बताना है। तो यह आपका होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 यह है देखो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड, निम्न में से किसको पुनर्चक्रित किया जा सकता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु या फिर प्राकृतिक तेल।
निम्न में से किसको जो है पुनः चक्रित कर सकते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, निम्न में से जिसे पुनः चक्रित किया जा सकता है वह धातु है। धातु को किसी भी रूप में ढालकर आप उससे वापस यूज कर सकते हैं, उसका जो है वापस कुछ न कुछ उससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34। द ट्रांसवर्व नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है प्रकाश के ध्रुवन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के अपवर्तन से। चलिए आंसर कीजिएगा। तो देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का जो प्रकटन है वह होता है प्रकाश के ध्रुवन से। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए, प्रकाश के ध्रुवन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो आपका 35 यहाँ पे। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेटिज्म। बार चुंबक के मध्य में चुंबक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव, कम से कम या फिर शून्य, कितना होता है? तो देखिए, बार चुंबक के मध्य में जो चुंबकत्व होता है ना वो शून्य होता है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, शून्य, 0। ठीक है, तो चलिए सबका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आपके हम लोग एवरीडे 30 क्वेश्चंस करते हैं इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर में से, तो आज के आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबको अपना इसको जरूर बताइएगा कि आज के 30 क्वेश्चन में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चन सही किए, आपने जो है कितने क्वेश्चन आज सही बनाए हैं। चलिए, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका भी आंसर को भी बताना मत भूलेगा, सबको होमवर्क का भी आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं अब आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के स्पेशल जीके जीएस की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।